आज हम भारतीय संविधान में अधिकारों पर विचार करेंगे। लेसन नंबर 2, पहला लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। द्वितीय लेसन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान जो है इसमें मूल अधिकारों का क्या प्रावधान है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का महत्व या आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। पहला प्रश्न, पहला टॉपिक लगाओ आप हेडिंग, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का महत्व है। मूल अधिकारों का महत्व या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। नंबर 1, मूल अधिकारों में महत्व की बात करें तो पहला है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, साथ साथ लिखते जाना इनको, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को, देखो मूल अधिकार हैं वो लोकतंत्र की आधारशिला है। मूल अधिकार क्या है भाई? लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। किसके बिना? मूल अधिकारों के बिना। मूल अधिकारों के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसलिए संपूर्ण लोगों का, जितने भी देश के अंदर रह रहे हैं, वो किसी भी जाति के हो, किसी धर्म के हो, भाषा, वर्ण, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए उनको क्या दिया जाए? उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएं। तो देखो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा व्यक्ति किसी पर कोई हमला नहीं करे, किसी की कोई ये आप संपत्ति नहीं छीने। इसके अलावा पहले क्या था, आगे हम पढ़ेंगे, इसी मूल अधिकारों में दास प्रथा वगैरह थी, है ना। दास प्रथा में दूसरे के यहाँ फ्री रहकर काम करना पड़ता था, खाने को अच्छा नहीं मिलता था फिर भी वहीं काम करना पड़ता था, किसी से हम कुछ पैसे उधार ले लेते थे तो उनके एवज में हमें कुछ चुकाना पड़ता था। ये सब क्या था? मूल अधिकार। मतलब पहले लोगों के पास क्या नहीं थे भाई? मूल अधिकार नहीं थे, इसलिए इनकी क्या नहीं थी? सुरक्षा नहीं थी। तो मूल अधिकारों से हमें क्या प्रदान होती है? पहली बात कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए। क्लियर। नंबर 2, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। आप देखो, राजा या यूं कहें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वर्तमान की बात करें तो ये क्या हो सकती हैं? निरंकुश हो सकती हैं। इसलिए इनकी जो स्थिति है उन पर रोक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजा जो है वो न्यायप्रिय हो और वही राजा सर्वश्रेष्ठ है जिन्होंने जनता के हितों में काम किया है। यानी ऐसे राजा को पद से हटा देना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसे राजा को पद से हटा देना चाहिए जो स्वेच्छाचारी हो, है ना। जिसे हम कहते हैं, उस टाइम की बात करें तो अधिनायक तंत्र हो, जो निरंकुश तंत्र हो, जो जनता की भलाई का काम नहीं करता हो, जो भाई भतीजेवाद को बढ़ावा देता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए? राजा पद से हटा देना चाहिए। बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में भी क्या चीज जोड़ी गई कि जो राजा है या यूं कहें जो भारत का शासक है या यूं कहें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग है ना। तो इसमें से जो शासन का विशेष जो अंग है जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री, शासन व्यवस्था संचालित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाई? प्रधानमंत्री की। और वर्तमान में कौन है हमारा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री क्या करेगा? अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रकार का कोई भी कानून पारित नहीं करवाए, यानी ये स्वेच्छाचारी नहीं हो। यदि मान लो जैसे एक बार मूल अधिकारों का हनन हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 18 महीनों का आपातकाल लागू कर दिया। 25 जून 1975 को भारत में क्या कर दिया? आपातकाल लागू कर दिया। और आपातकाल के दौरान इन्होंने स्वेच्छाचारिता का प्रयोग किया, निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। अब क्या होती है निवारक नजरबंदी? निवारक नजरबंदी से तात्पर्य है बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल देना। कोई गलती नहीं है फिर भी जेल में डाल देना। किस लिए? कि आपने अभी कोई गलती नहीं की है, भविष्य में आप गलती कर सकते हो संभावना होने पर, है ना।
संभावना हो गई कि आप भविष्य में कोई गड़बड़ करोगे, आप लड़ाई लड़ोगे, है ना, तो नीचे जाकर मान लो कोई क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और उस बच्चे को बुलाकर दो उसके थप्पड़ लगा दी जाए, थप्पड़ लगा के उसको पूछे गुरुजी मेरी गलती क्या वो तो बताओ मुझे, तो कहे कि आप भविष्य में कोई गलती कर सकते हो, इसके एवज में आप पे 2 थप्पड़ लगाई गई है। क्या ये बात जायज है? जायज नहीं है ना। तो उस दौरान निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निवारक नजरबंदी का प्रयोग नहीं हो, राजा चाहे जैसा कानून यानी शासक चाहे जैसा कानून नहीं बनाए, इसलिए मूल अधिकारों का संविधान में होना आवश्यक है। यदि उस समय मूल अधिकार नहीं होते भारतीय संविधान में तो बाद के समय में इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता, जो दूसरी सरकार बनी वो किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती, जांच आयोग की सिफारिशें नहीं बैठती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा की स्वेच्छाचारिता या वर्तमान शासक की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? मूल अधिकारों की आवश्यकता है। मूल अधिकारों की स्थिति में जो शासक है या यूं कहे प्रधानमंत्री है, वो ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता जो जनता की भावनाओं के विपरीत हो, या जनता ऐसे कानूनों को पारित नहीं कर सकता जो जनता नहीं चाहती हो। क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर। नंबर 3 न्यायिक सुरक्षा। नंबर तीसरा कौन सा भाई? न्यायिक सुरक्षा। आप देखो, यदि मूल अधिकारों का हनन होता है ना, किसका हनन होता है? मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। यानी मूल अधिकारों का हनन होगा तो उसकी सुरक्षा कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। किस अनुच्छेद के तहत करेगी? किस अनुच्छेद के तहत करेगी? अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा करती है? अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के लेख जारी करके, कितने प्रकार के लेख? 5 प्रकार के लेख जारी करके भारतीय संविधान मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करती है। 5 प्रकार के लेखों में बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण लेख है, अधिकार पर्चा, ये 5 प्रकार के जो लेख हैं, इन लेखों से क्या होता है? हमारे जो मूल अधिकार हैं वो मूल अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो तीसरी आवश्यकता हमें क्या पड़ी? न्यायिक सुरक्षा। और न्यायिक सुरक्षा का मतलब है कि न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वो मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करे। लोकतंत्र के आधार स्तंभ, अगली विशेषता क्या है भाई? लोकतंत्र के आधार स्तंभ। लोकतंत्र के आधार स्तंभ। देखो, मूल अधिकार जो है वो क्या है? लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। कैसे हैं? मूल अधिकार लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ की भूमिका निभाते हैं। इसके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की कल्पना नहीं कर सकते आप, है ना, क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जनता के पास मूल अधिकार नहीं थे। कुलीन तंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जनता के पास सीमित मूल अधिकार थे। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है वह शासन प्रणाली जिसमें जनता की भागीदारी क्या हो? अहम हो, जनता ज्यादा से ज्यादा शासन करे। ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। क्लियर? अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा है जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन प्रबंध होता है। अब ये बात करो, आप देखो लोकतंत्र क्या है? किसका शासन है भाई? जनता का शासन है। लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का शासन है। अब इसमें आप बात करो कि भाई ये जनता का जब शासन है और इसमें जनता के पास आधार स्तंभ क्या होंगे? मूल अधिकार। यदि जनता को मूल अधिकार नहीं दिए हुए हैं, जनता को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है, तो क्या इस लोकतंत्र का औचित्य जनता के लिए कुछ उपयोगी है? नहीं है ना। अरे जनता को कब उपयोगी है? जब उसे कुछ मिलेगा। जब उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो चाहे वो अधिनायक तंत्र हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो निरंकुश तंत्र हो, तंत्र से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और मिलने के लिए क्या है? अधिकार। क्योंकि अधिकार किसी वस्तु पर उसका होगा तो ये क्या कहेगा? जनता क्या मानेगी? ये अधिकार का मतलब ये चीज क्या है? मेरी है। और खुद की चीज पर वो क्या कर सकता है? उसको प्राप्त कर सकता है ना। मान लो किसी ने आपको पेन उधार दिया, अब थोड़ी देर बाद पेन वापस लेगा कि नहीं लेगा वो? तो मूल अधिकार का मतलब है ये आपके हैं। यदि इनका हनन होता है तो आप न्यायालय के माध्यम से इनकी क्या कर सकते हो? सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। न्यायालय के पास आप जा सकते हो। समानता का कारक है ये।
समानता स्थापित करने में मूल अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगली विशेषता है इसकी आवश्यकता या महत्व, समानता का कारक। आप देखो मूल अधिकार क्या है भाई, समानता के कारक है। सभी लोगों को सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और धार्मिक समानता प्रदान करने के लिए, है ना, मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। प्रश्न आता है मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखो व्यक्ति में सामाजिक समानता स्थापित हो, पहले सामाजिक समानता नहीं थी। उच्च वर्गों द्वारा, उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों का शोषण किया जाता था। समाज में उनको बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, है ना, वो उन उच्च वर्ग से नीचे वर्ग के रूप में बैठते थे, सामाजिक समानता थी। आर्थिक समानता की बात करें तो जो पैसे वाले थे वो गरीब लोगों का शोषण करते थे, होता था ना ऐसा, गरीब लोगों का शोषण करते थे। राजनीतिक न्याय की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार उस दौरान नहीं था, लेकिन मूल अधिकार मिलने के बाद में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, भाषा का चुनाव लड़ सकता है। और निम्न जाति के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें लोकसभा, जिसमें राज्यसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए स्थान क्या है, आरक्षित हैं। उन स्थानों पर उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। फिक्स सीटें हैं उन पर उसी, क्योंकि वहाँ उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है, वो भी उनका प्रतिनिधित्व करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार जो हैं उनकी विशेष आवश्यकता है। एक बार दोबारा देख लो मूल अधिकारों का महत्व। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 2 है शासक की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है ये। नंबर 3 है न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है, और किसके माध्यम से करता है, न्यायपालिका के माध्यम से। न्यायपालिका के पास कौन सा अनुच्छेद है, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कितने प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के लेख जारी करके मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, ये यदि मूल अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जनता को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और ये किसके माध्यम से मिल सकता है, मूल अधिकारों के माध्यम से ही मिल सकता है। अगला है समानता के कारक। उस दौरान सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता स्थापित नहीं थी, इसलिए इस प्रकार की समानता स्थापित करने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। अब देखो अगला टॉपिक है भारत के संविधान में मूल अधिकार। ठीक है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3, कौन से भाग में, 3 में अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ना, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो देखो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख है। 6 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख है। अब एक प्रश्न और आता है, मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? जब भारतीय संविधान बना था ना, उस दौरान मूल अधिकार थे 7। कितने थे? 7। और वर्तमान में कितने हैं? 6। तो अनुच्छेद 12 से, बस इसमें आपको एक ही बात याद करनी है इतने टॉपिक में, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में लिखे हुए हैं और किन अनुच्छेदों में। एक प्रश्न और बनता है यहां से, भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख है ना? कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों को, तो इनको गिन लो, गिन लोगे क्या? 12 से 35, 12 से गिनती करो और 30 छोड़ दो और 35 तक गिन लो। टोटल 23 अनुच्छेद होते हैं। कितने अनुच्छेद होते हैं? 23। तो यह प्रश्न आता है भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है या मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, अब देखो कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं भाई वर्तमान में? 6। ठीक है, तो 6 प्रकार के देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक लिखा हुआ है। अनुच्छेद और लिख लो इनके आगे ही। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक कौन सा अधिकार है भाई? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24, अनुच्छेद 23 से 24 तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29, 30, 29 व 30 कौन सा अधिकार है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और अनुच्छेद 32 कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक 31 बच गया ना बीच में, 31 बचा। तो 31 में क्या उल्लेख है? संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में क्या, किसका उल्लेख था? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में था। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको 300 कै में जोड़ दिया गया। अब इसको क्यों हटाया गया, ये प्रश्न आता है कई बार कि भारतीय संविधान से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया? तो देखो, जब भारतीय संविधान बना है ना, तो उस दौरान अंग्रेजों ने भारत को क्या कहा कि जो संपूर्ण भारत है वो 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। जो क्षेत्र बहुसंख्यक मुस्लिम होगा वो पाकिस्तान कहलाएगा और शेष भूभाग क्या होगा? भारत होगा। ठीक है। अब जब भारत स्वतंत्र हुआ उस दौरान 3 प्रकार के प्रांत थे। कितने प्रकार के प्रांत थे भाई भारत में? 3 प्रकार के प्रांत थे। पहला ब्रिटिश प्रांत थे, संविधान सभा में आपने पढ़ा ना पहले लेसन में, ब्रिटिश प्रांत। दूसरा था चीफ कमिश्नर प्रदेश, जो ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थे, वो भी मान लो ब्रिटिश प्रांतों की तरह थे, आज के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश हैं। और तीसरा देशी रियासतें। ठीक है। ब्रिटेन ने जब भारत को स्वतंत्रता दी 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को 12 बजे हस्ताक्षर किए थे, तो 15 अगस्त हो गई ना। उस टाइम ये कहा कि जो क्षेत्र, ये जो ब्रिटिश भूभाग है, उस ब्रिटिश भूभाग को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक बहुसंख्यक मुस्लिम और पाकिस्तान बनेगा, शेष क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। ठीक है। यानी इसको किसने किस भाग को बांटा? केवल इन्होंने केवल ब्रिटिश प्रांतों को बांटा। इन्होंने केवल किसको बांटा भाई? इन्होंने ब्रिटिश प्रांतों को बांटा इन्होंने। ठीक है। ब्रिटिश प्रांतों को बांटा ना। अब ब्रिटिश प्रांतों के अलावा कौन बचे? देशी रियासतें। और देशी रियासतें उस दौरान कितनी थी? 565। देशी रियासतें उस दौरान कितनी थी? 565। इन देशी रियासतों को उन्होंने क्या कहा? ब्रिटेन की सरकार ने देशी रियासतों को कहा आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, चाहे तो आप भारत में शामिल हो सकते हो, चाहे आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, और चाहे आप स्वतंत्र रह सकते हो। ठीक है। अब हुआ यूं, जब इन्हें यह कह दिया गया कि आप स्वतंत्र रह सकते हो, तो अधिकांश जो रियासतें थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, है ना। ये जो 565 रियासतें थी ना, इन 565 रियासतों में स्वतंत्रता से पूर्व ही इन्होंने किस पर हस्ताक्षर कर दिए थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। इंस्ट्रूमेंट एक्शन का मतलब है भारत का विलय पत्र। ठीक है।
भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी, है ना। उन रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल को काम सौंपा गया। भारत में जो देशी रियासतों के विलय का काम किसको दिया गया? सरदार पटेल, लोह पुरुष सरदार पटेल को यह काम दिया गया। तो सरदार पटेल ने इन राजाओं को मनाना जरूरी था। ऐसे तो मनाने के लिए एक अधिकार दिया इनको, राजाओं को क्या दिया? अधिकार दिया। उस अधिकार का नाम था पिरवी पर्स। राजाओं को क्या मिला भाई? पिरवी पर्स। राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला विशेषाधिकार का नाम क्या था? पिरवी पर्स था। ठीक है। और जिसके आधार पर क्या कहा गया था? पिरवी पर्स के आधार पर, पिरवी पर्स से तात्पर्य था राजा महाराजाओं की जितनी बड़ी रियासत है उस रियासत के हिसाब से उसे पेंशन दी जाएगी। ठीक है, राजा महाराजाओं को पेंशन मिलेगी। अब उस पेंशन से क्या होता है कि देश में असमानता बढ़ती है ना भाई। मान लो एक आदमी कोई काम नहीं कर रहा है और उसको पेंशन दे रहे हैं तो असमानता बढ़ती है। उस टाइम तो उनको मिलाना जरूरी था, इसलिए सभी प्रकार की जितने भी रियासतें थी सभी रियासतें सामान्यतः इसमें विलीन हो गई। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर ये और हैदराबाद ये रियासतें थी, इनके लिए कुछ सख्ती करनी पड़ी, दूसरे तरीके अपनाने पड़े, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सरदार पटेल ने इनको राजाओं को खुश करने के लिए क्या दे दिया? पिरवी पर्स। राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला विशेषाधिकार पिरवी पर्स कहलाया। तो जब इनको पिरवी पर्स मिल गया राजाओं को, तो इनको क्या मिलने लगी भाई? पेंशन मिलने लगी। अब पेंशन, एक वर्ग को पेंशन मिलती है और दूसरे वर्ग को पेंशन नहीं मिलती है, तो क्या सामाजिक समानता है? तो इसलिए सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए, इस पेंशन को समाप्त करने के लिए इस संपत्ति के अधिकार को हटाना पड़ेगा। यह पिरवी पर्स आप समाप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका संपत्ति का अधिकार है, एक चीज। दूसरी चीज यह कि जिसके पास पैसे ज्यादा हैं उससे कुछ टैक्स लिया जाए। अब मूल अधिकार है तो मूल अधिकारों का हनन कैसे करोगे? मूल अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते। इसलिए सरकार के सामने एक विशेष बात सामने आई, या सरकार को ऐसा लगा कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कहां रख दिया जाए? कानूनी अधिकार बना दिया जाए। आप संपत्ति रख सकते हो, लेकिन संपत्ति रखने के एवज में आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। राजा महाराजाओं को दी जाने वाली जो पेंशन है, इस पेंशन को भी क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, और इनको सम्मान बना दिया जाए, सबको इक्वल बना दिया जाए, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। इसलिए इस संविधान को यहां से हटाकर 31 से हटाया, और 31 से हटाकर कहां जोड़ दिया? इसको 300 क में शामिल कर दिया भारतीय संविधान के भाग। इसमें 300 क में मूल अधिकार को, ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर? अब आप बात करते हैं ये जो अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकार की एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम। समानता का अधिकार क्या है, विधि के समक्ष समानता है, ये जो अनुच्छेद किस किस में काम आता है, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में जो 6 अधिकार है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इनको एक एक में क्या क्या लिखा हुआ है, पूरे के पूरे आप 14 से लेकर 32 तक के प्रत्येक के कई उपभाग हैं। जैसे आप स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर लें तो स्वतंत्रता के अधिकार में भी बहुत सारे उपबंध हैं, बहुत सारे उप इकाइयाँ हैं। अनुच्छेद 19(1) क, ख, ग, घ, ड़, 6 प्रकार की इसमें स्वतंत्रताएं, इन सब का अध्ययन हम विस्तार से कल पढ़ेंगे।